हेलो एवरीवन, सीएमए कपिल तगड़िया दिस साइड फ्रॉम एनसीपीए क्लासेस। वेल, स्क्रीन पे देख के आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि आज सीएमए फाउंडेशन दिसंबर 24 अकाउंट्स का पेपर डिस्कस करने वाले हैं, जो एक्चुअल में थोड़ी देर पहले हुआ। वेल, बच्चों से बात करने के बाद ये तो समझ में आ गया कि द पेपर वाज डैम इजी। तो मैंने भी गो थ्रू किया, एक्चुअल में बहुत इजी था। ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस अपने बुक में से ही जो हमने क्लास में डिस्कस किए थे, सारे वही क्वेश्चंस। अभी का पेपर डिस्कशन डालने का सिर्फ एक ही पर्पस है, सो दैट आप लोग अपने आंसर्स चेक करें और रात में अच्छे से चैन की नींद सो जाएं, कुछ दिन एंजॉय करें और फटाफट से इंटरमीडिएट की तैयारी हमारे साथ शुरू करें। एनीवेज, पेपर स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। तो पहला क्वेश्चन, एक्सपेंसेस इंकर्ड टू ऑब्टेन लाइसेंस फॉर स्टार्टिंग अ न्यू फैक्ट्री। बेटा, अगर जब नई फैक्ट्री है, मतलब स्टार्टिंग में एक्विजिशन से पहले जो भी खर्चे रहेंगे, सारे के सारे कौन से रहते हैं? कैपिटल एक्सपेंडिचर रहता है। नेक्स्ट, द फ्रेमवर्क ऑफ अकाउंटिंग हैज डैश पिलर्स। फोर पिलर्स रहते हैं। द आंसर इज सी एल आई आर। व्हाट इज सी? There is conceptual, legal, institutional, and regulatory. These are the basically four pillars. Okay. Next, which of the following relationship is correct? Basically एक बैलेंस शीट इक्वेशन पूछा है बेटा आपको। अगर आप बैलेंस शीट भी देखोगे तो आपकी बैलेंस शीट में कैसे रहता है? यहाँ पे एसेट्स रहता है, यहाँ पे इक्विटी रहता है और यहाँ पे लाइबिलिटी रहता है, राइट? तो बेसिकली इक्वेशन क्या होनी चाहिए? एसेट्स और इक्विटी और लाइबिलिटी सेम होनी चाहिए। बस ये बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन पूछा है। पॉइंट नंबर सी, एसेट्स इज इक्वल्स टू लाइबिलिटी प्लस इक्विटी। नेक्स्ट, लेजर फोलियो। अब बहुत बच्चे ना इसमें गड़बड़ कर, लेजर फोलियो कॉलम जो है जर्नल में, वो कब फिल होता है? तो नॉर्मली बच्चे जर्नलाइजिंग करते हैं, जबकि वो गलत है। लेजर पोस्टिंग कब होता है पता है? जब हम पोस्टिंग करते हैं ना, तो उसका फोलियो मींस व्हाट? पेज नंबर, राइट? जब हम जर्नल बनाते हैं तो जर्नल में एक यहाँ पे एक लेजर फोलियो रहता है जो 11th स्टैंडर्ड से हमने ब्लैंक छोड़ा था, राइट? बेसिकली अगर मैं एंट्री पास करता हूँ, लेट्स से बैंक टू ए एग्जांपल, कि ए से पेमेंट आया, तो मैं लेजर फोलियो अभी नहीं करता हूँ। ये तो हो गया जर्नलाइजिंग। मैं लेजर फोलियो कब करूंगा पता है? जब मैं इसकी पोस्टिंग करूंगा ना, तो मैं पेज नंबर लिखूंगा कि बैंक का पेज नंबर है 40, ए का अकाउंट है 55 पेज नंबर पे, तो ये उसका रेफरेंस देगा, राइट? तो लेजर फोलियो का पेज नंबर हम कब डालते हैं? जब हम लेजर में पोस्टिंग करते हैं। सो द आंसर शुड बी पोस्टिंग एंड नॉट जर्नलाइजिंग, राइट? नेक्स्ट, द टोटल ऑफ डिस्काउंट कॉलम अपीयरिंग ऑन द डेबिट साइड ऑफ ट्रिपल कॉलम कैश। बच्चे कंफ्यूज भी रहते हैं, सर डेबिट साइड से तो क्रेडिट साइड में ऐसा नहीं होता है। होता ये है कि जब ट्रिपल कॉलम कैश बुक बनता है तो आपके ना तीन कॉलम्स बनते हैं, जिसमें से एक कॉलम ऐसा रहता है जो टोटल, सिर्फ टोटल होता है, इसका बैलेंस कभी नहीं होता है। जैसे एक होता है कैश कॉलम, एक होता है बैंक कॉलम और एक होता है डिस्काउंट कॉलम। कैश का तो टोटल हो जाता है, मान लेते हैं एग्जाम्पल, यहाँ पे इसका टोटल आया था 1000, ये था 400 और 600, ठीक है? 400 और 600, और कैश का यहाँ पे टोटल आया था मान लेते हैं 300। तो आप क्या करते थे? इधर 1000 लिखते थे और इधर 700 बैलेंस कर देते। सेम बैंक में भी ऐसा ही होता है, बट डिस्काउंट में ऐसा, डिस्काउंट में मान लेते हैं यहाँ पे 50 और 100 एग्जांपल, तो इसका टोटल 150 हो जाएगा। तो बेसिकली डेबिट साइड मतलब क्या? डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड। तो ये वाला जो टोटल होता है ना, ये डिस्काउंट अलाउड में जाएगा। सिंस डिस्काउंट अलाउड आपका एक्सपेंस होता है, डिस्काउंट अलाउड आपका एक्सपेंस होता है, तो ये बराबर डेबिट है। सिमिलरली अगर क्रेडिट का होता तो डिस्काउंट रिसीव के क्रेडिट में जाता। तो यहाँ पे इसका जो टोटल है कहाँ आना चाहिए? डिस्काउंट अलाउड के डेबिट साइड में आना चाहिए। तो यहाँ पे डेबिट साइड ऑफ डिस्काउंट अलाउड, राइट? नेक्स्ट, 56, ये एक बीआरएस का क्वेश्चन है, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन। चेक रिसीव्ड फ्रॉम अ डेटर फॉर रुपीज 22,400। एक हमें चेक मिला, कितने का? 22,400 का। हैज बीन रिकॉर्डेड एज 24,200। हमने गलती से क्या कर दिया? ज्यादा रिकॉर्ड कर दिया। तो अब मुझे एक बात बताइए, अगर ये मेरा कैश बुक है, अगर ये मेरा कैश बुक है, ठीक है, लेट्स से एग्जांपल 10,000 पहले से बैलेंस था और पासबुक में भी 10,000 पहले से बैलेंस था, ठीक है? एग्जांपल मान लेते हैं 10,000 बैलेंस था। ऑब्वियसली मेरा डेबिट तो उसका क्रेडिट रहेगा, ठीक है? अब जब मुझे चेक मिला तो मैंने एंट्री कहाँ करनी चाहिए? कैश के डेबिट में, डेबिट वर्ड कम्स, तो मैंने एंट्री करनी चाहिए थी एक्चुअल में 22,400। अब ये जब चेक पास होगा, जब चेक सच में पैसे आएंगे, तो पासबुक में भी एंट्री हो जाएगी 22,400। अगर ऐसा होता तो ये बीआरएस का पॉइंट ही नहीं बनता। अब देखो गलती क्या हुई आपसे। गलती ये हुई कि हैज बीन रिकॉर्डेड एज 24,200 इन कैश बुक। हमसे ही गलती होगी और हमने 22,400 की जगह 24,200 लिख दिया। तो हमारे हिसाब से बैलेंस कितना हो गया? 34,200। और बैंक के हिसाब से बैलेंस कितना हो गया? 32,400। अब आपको चेक करना है, आपको क्या साइड से जाना है? कैश बुक से पासबुक जाना है या पासबुक से कैश बुक जाना है? व्हाट इज द स्टार्ट पॉइंट बेसिकली? तो उसने क्लियर बोला यहाँ पे, हाउ शुड इट बी ट्रीटेड व्हाइल ड्राफ्टिंग बाय बीआरएस इफ द बैलेंस एज पर कैश बुक इज द स्टार्टिंग पॉइंट। उसने क्लियर बोल दिया कैश बुक स्टार्ट पॉइंट है आपका। तो यहाँ चले जाओ, कैश बुक से अगर हम पासबुक पे जाएंगे तो 34 को 32 बनाने के लिए आपको माइनस करना पड़ेगा कितना? 1800, एंड दैट इज द आंसर। तो ऑप्शन ए इज द परफेक्ट आंसर। 1800 शुड बी डिडक्टेड। नेक्स्ट, which of the following is are not true about trial balance? नॉट ट्रू का मतलब ना यहाँ पे होता है फॉल्स। which of the following is false basically, right? तो अगर हम देखें, अगर आपको कुछ इसमें भी कंफ्यूजन होता है ना, तो एक एक करके स्टेटमेंट पढ़ना। अगर आप मैंडेटरी में कंफ्यूज हो, सर इट इज मैंडेटरी पेपर, हमने तो हमेशा बनाया है, तो एक बार सेकंड करते हैं, इज इट अ पार्ट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स? आंसर इज फॉल्स, इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स। सेकंड,
इट प्रूव्स अकाउंटिंग एक्यूरेसी, अगेन द आंसर इज फॉल्स। क्यों? इट प्रूव्स अरिथमेटिकल एक्यूरेसी, नॉट अकाउंटिंग एक्यूरेसी, क्योंकि अकाउंटिंग एक्यूरेसी का काम ऑडिट करते हैं, राइट? तो अरिथमेटिकल एक्यूरेसी रहता तो ये ट्रू रहता, तो ये बेसिकली फॉल्स, राइट? इट इज मैंडेटरी प्रिपेयर्ड, अब सीधी बात है, दो ऑप्शन फॉल्स हो गए, तो आपके पास ऑप्शन क्या बचता है? ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि मैंडेटरी नहीं है बेटा, कंपल्सरी नहीं होता है। क्या मैं लेजर के बाद डायरेक्ट मेरे हिसाब से बैलेंस शीट बना सकता हूँ? यस। तो फिर आप बोलोगे सर हमने तो आज तक नहीं बनाया, आज तक तो हमने यही सीखा, जर्नल के बाद लेजर, लेजर के बाद ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस क्या होता है ना, हम चेक करते हैं अब तक हमने जो अकाउंट बनाया वो सब बराबर बनाए या नहीं। तो मैंडेटरी नहीं है, वो कभी बना सकते हैं, और क्योंकि वहां पे लिखा है ट्रायल बैलेंस स्टेटमेंट इट कैन बी प्रिपेयर्ड एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, तो कभी बना सकते हैं ना, तो कंपल्सरी थोड़ी आप कभी बनाओ, राइट? नहीं बनाओ तो भी चलेगा। तो इसलिए आपका आंसर यहाँ पे डी रहना चाहिए, और ऑफ द नेक्स्ट। Goods worth rupees 24,000 taken by the proprietor for personal use to be debited to। जब भी पर्सनल यूज होता है बेटा, सबसे पहला नाम ड्राइंग्स का ही आता है। It should be drawings to purchase या drawings to credit, right? Next. Sale of office furniture has been credited to sales account। बेटा यहाँ पे आपके गोल्डन रूल से क्लियर नहीं है, अगर रेक्टिफिकेशन देखोगे, ये बहुत बेसिक सी रेक्टिफिकेशन वाली पॉइंट था। ये एरर ऑफ प्रिंसिपल है कि अगर आप फर्नीचर बेचते हो तो आपने लगाना चाहिए क्रेडिट व्हाट गोज आउट, लीगल का रूल अप्लाई करना चाहिए, आपने क्रेडिट द इनकम सेल अकाउंट कर दिया, तो बेसिकली आपने रूल्स, गोल्डन रूल ही फॉलो नहीं किए। जब आप गोल्डन रूल फॉलो नहीं करते हो तो क्या बन जाता है? वो एरर ऑफ प्रिंसिपल। नेक्स्ट, ऑब्सोलीन मींस डिक्लाइन इन द वैल्यू ऑफ। बेटा ऑब्सोलीन का मतलब होता है जब टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आते हैं, या फिर अगर आपका कुछ मार्केट में टेस्ट चेंज हो जाता है, फैशन चेंज हो जाता है, तो ऑटोमेटिकली उसकी वैल्यू घट जाती है, राइट? तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन दिख रहा है आपको, चेंज इन टेस्ट और फैशन। अगर टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आते हैं तो भी हम लिख देते हैं यहाँ पे, बट यहाँ पे क्योंकि वैसा कोई ऑप्शन नहीं है, तो चेंज इन टेस्ट, चेंज इन फैशन, ये आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट, इन कंसाइनमेंट अकाउंट सेल्स इज सेंट बाय। अकाउंट सेल्स जो है ना, कंसाइनिंग कंसाइनर को भेजता है। स्टार्टिंग में क्या होता है? ये कंसाइनर होता है। कंसाइनर जब भेजता है तो उसको भेजता है प्रोफॉर्मा इनवॉइस, जब माल के साथ भेजता है, गुड सेंड करता है तो वो प्रोफॉर्मा इनवॉइस भेजता है, और जब रिटर्न में कंसाइनी पूरा डिटेल भेजता है कि क्या सेल हुआ, क्या नहीं हुआ, कितना बाकी है, सब वो सब डिटेल अकाउंट सेल्स में रहता है, तो ये कंसाइनी भेजता है। नेक्स्ट, ऑन 31st March 24, हार्दिक ऑफ अहमदाबाद कंसाइंड 300 bales of cotton टू कार्तिक ऑफ कोयम्बटूर कॉस्टिंग रुपीज 1,50,000। उसने क्लियर बोल दिया कॉस्ट, 1.5 लाख का माल था, कॉस्ट था, राइट? टू बी सोल्ड एट एन इनवॉइस प्राइस ऑफ 25% ऑफ सेल्स। इनवॉइस प्राइस पे 25% है, राइट? तो यहाँ पे अगर आपको याद आ रहा होगा, 25% ऑन सेल्स इज 1/4 ऑन सेल्स इज 1/3 ऑन कॉस्ट। तो सीधा सीधा 1,50,000 का 1/3 निकाल सकते। 1,50,000 का 1/3 कितना होता है? 50,000। तो उसने ये पूछा है कि व्हाट अमाउंट ऑफ द लोडिंग इज देयर, तो लोडिंग कितना आएगा? 50,000। अब अगर किसको 1/4 1/3 नहीं आता है, तो मैंने आपको एक बेसिक सिखाया था, क्या? कि जिस पे परसेंटेज दिया है वो 100, तो यहाँ पे सेल्स 100, अगर आपको 1/4 नहीं आता है, प्रॉफिट कितना? 25, तो आपका कॉस्ट कितना हो जाएगा? 75। कॉस्ट कितना हो जाएगा? 75। अगर कॉस्ट 1,50,000 है तो प्रॉफिट कितना, मतलब लोडिंग कितना बेसिक। तो अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे इनटू 25 डिवाइड बाय 75, तब भी आपको 50,000 मिलेगा। ठीक है? नेक्स्ट, 63, on 1st January culprit draws a bill of 3 lakh on Shivam for 3 months। culprit got the bill discounted on January 4, मतलब उसी महीने में हुआ क्या? यस, 3 दिन बाद ही, मतलब 3 महीने का बिल है, राइट? तो डिस्काउंट का अमाउंट कितना पूछा? एकदम बेसिक बेसिक, ये 11th स्टैंडर्ड वाले क्वेश्चन पूछना आपको। 3 लाख पे कितना परसेंट? 12%। कितने मंथ्स के लिए? 3 महीने के लिए। That's 3 दिन को वैसे भी इग्नोर करते हैं हम, अगर वो 1 जनवरी को भी करता तो भी हम 3 महीने का लेते हैं, तो ये आंसर आएगा 36 डिवाइड बाय 9000, राइट? नेक्स्ट, when a bill of exchange is honored on maturity date, the in the books of ड्रॉई बोला है, ड्रॉई अकाउंटिंग एंट्री क्या करेगा बेटा? तो ड्रॉई की बुक्स में ऑनर और डिसऑनर की एंट्री में दोनों बता देता हूं आपको। अगर ऑनर होता है तो हम क्या करते हैं? हम पैसा देने का काम करते हैं, राइट? तो हम एंट्री करेंगे टू बैंक एंड बिल्स पेबल। अब वो लाइब्रेरी कम हो जाएगी, तो लाइब्रेरी कम करने के लिए एंट्री क्या रहेगी? बिल्स पेबल टू बैंक। अगर डिसऑनर होता तो आप एंट्री करते बिल्स पेबल टू जो भी आपका ड्रॉवर एक्सेप्ट रहेगा, मान लेते मिस्टर ए, जो भी आपका ड्रॉवर रहेगा उसका नाम आप लिख देते हैं, राइट? दिस इज द एंट्री। तो उसने क्या बोला है? ड्रॉई की बुक्स में किसको डेबिट करेगा? वो सीधी बात है, बिल्स पेबल को डेबिट करेगा। अगर डिसऑनर भी होता ना तो बिल्स पेबल को डेबिट करते हैं। ठीक है? नेक्स्ट, 64 हो गया ये। 65, which of the what will be the accounting entry? Just give me 1 minute. Yes, what will be the accounting entry for goods taken over by co-venturer? बेटा जब co-venturer लेके जाता है तो एक ही रूल लगाना है, डेबिट द रिसीवर। डेबिट द रिसीवर, तो यहाँ पे डेबिट द रिसीवर इज को-वेंचर, तो को-वेंचर को डेबिट करेंगे, ये बात तो समझ में आ गई। तो यहाँ देखो, गुड्स को डेबिट किया है नहीं, यहाँ पे जॉइंट बैंक को डेबिट किया, यहाँ पे जॉइंट वेंचर को डेबिट किया, एक ही ऑप्शन पड़ा है बी, दैट इज को-वेंचर अकाउंट डेबिट टू जॉइंट वेंचर। जब भी गुड्स बाहर जाते हैं हम जॉइंट वेंचर के क्रेडिट लिखते हैं एंड डेबिट द रिसीवर, को-वेंचर को डेबिट करते हैं, तो आंसर बी है आपका। नेक्स्ट, जॉइंट वेंचर अकाउंट इज द नेचर ऑफ नॉमिनल। अगर यहाँ पे रहता है जॉइंट वेंचर विद को-वेंचर तो वो पर्सनल होता है, राइट? तो यहाँ पे नॉमिनल अकाउंट है।
नेक्स्ट मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर, मेमोरेंडम जेवी कब बनता है बेटा, जब व्हेन सेपरेट सेट ऑफ बुक्स आर नॉट मेंटेन, राइट, जब नॉट मेंटेन होता है और को-वेंचर कीप्स ओनली हिज रिकॉर्ड्स, अगर ऐसा रहता है तो मेमोरेंडम जेवी बनता है, क्यों, क्योंकि हमें प्रॉफिट चाहिए रहता है, तो ऐसे में तो प्रॉफिट और लॉस ऑन वेंचर। नेक्स्ट डब्ल्यूआईपी, डब्ल्यूआईपी का जो कॉन्सेप्ट है ना, ये एक्चुअल में मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से रिलेट करता है। अगर मैन्युफैक्चरिंग रहता है ना, दो टाइप के एंटिटी होते हैं, एक मैन्युफैक्चरिंग, एक नॉन मैन्युफैक्चरिंग। तो जो नॉन मैन्युफैक्चरिंग रहता है, नॉन मैन्युफैक्चरिंग, वो सिर्फ ट्रेडिंग, पीएनएल और बैलेंस शीट बनाता है। लेकिन जो मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी रहता है ना, मैन्युफैक्चरिंग, वो चार चीजें बनाता है, ट्रेडिंग, पीएनएल, सॉरी, मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग, पीएनएल एंड बैलेंस शीट, टोटल चार चीजें बनती है। तीन टाइप के स्टॉक होते हैं, रॉ मटेरियल, डब्ल्यूआईपी, एफजी। एफजी का स्टॉक आज भी ट्रेडिंग में रहेगा, लेकिन रॉ मटेरियल और मैन्युफैक्चरिंग ऊपर, मैन्युफैक्चरिंग, रॉ मटेरियल और डब्ल्यूआईपी मैन्युफैक्चरिंग चले जाएंगे। तो यहाँ पे उन्होंने वही पूछा है कि डब्ल्यूआईपी गेट्स रिफ्लेक्टेड इन विच ऑफ द अकाउंट्स, इट इज मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, राइट। आइडियली अगर रॉ मटेरियल रहता तो भी मैन्युफैक्चरिंग रहता, लेकिन एफजी रहता, फिनिश गुड्स रहता, तो वो ट्रेडिंग। ठीक है, नेक्स्ट द बैलेंस ऑफ डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीन, ऑन प्लांट एंड मशीनरी अपीयरिंग इन ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस में अगर रहता है तो ट्रायल बैलेंस हैज ओनली वन इफेक्ट, डेप्रिसिएशन सीधा सीधा पीएनएल डेबिट में जाएगा, एंड देयरफॉर ऑप्शन बी। अगर ये एडजस्टमेंट में रहता तो आप इसके दो इफेक्ट्स देते, एक पीएनएल डेबिट में लेते हैं और एक एसेट्स माइनस करते हैं, लेकिन क्योंकि ये ट्रायल बैलेंस में एक इफेक्ट आएगा। नेक्स्ट एन एसेट हैविंग फिजिकल एक्जिस्टेंस, ये तो 11th चैनल में फर्स्ट फर्स्ट चीजें एसेट में यही सिखाते हैं, जिसका फिजिकल एक्जिस्टेंस रहता है उसको टेंजिबल बोलते हैं, जिसका फिजिकल एक्जिस्टेंस नहीं रहता है उसको टेंजिबल बोलते हैं। नेक्स्ट इन अर्जुन्स गारमेंट बिजनेस फॉर द ईयर 23-24 वैल्यू ऑफ स्टॉक इन ट्रेड ऑन 1/4, मतलब ओपनिंग, तो एक छोटा सा ट्रेडिंग बना लेंगे हम। ओपनिंग कितना दिया है, 2.5 lakhs, 2.5 लाख दिया, 2 लाख 50, एंड ऑन 31st March 24 मतलब क्लोजिंग, क्लोजिंग कितना दिया है, 2 लाख। परचेज ड्यूरिंग द ईयर इज 9.5, तो परचेज आ गया 9.5, 9,50,000। रेट ऑफ जीपी इज 30% ऑफ व्हाट, ऑफ सीओजीएस। नाउ व्हाट इज सीओजीएस, सीओजीएस बहुत सिंपल सा बात है, ओपनिंग एड परचेज लेस क्लोजिंग। अगर डायरेक्ट एक्सपेंस रहता तो वो भी हम ऐड करते, नहीं है, तो ओपनिंग 2.5 प्लस 9.5, ये आ जाएगा 11, 12, 12 माइनस 2, आपका आ गया 10, तो सीओजीएस कितना आ गया 10, और उसने बोला 30% ऑन सीओजीएस, तो 10 का 30% तो 3 होता है, तो यहाँ पे जीपी लिखेंगे हम 3, और बैलेंसिंग फिगर यहाँ पे आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 13, 11, 13, राइट, तो आंसर कितना आ जाएगा 13, तो ये आपका ऑप्शन ए हो गया। नेक्स्ट एन अमाउंट ऑफ डोनेशन रिसीव बाय चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्पेसिफिक पर्पस, जब भी स्पेसिफिक रहता है वो ऑटोमेटिक कैपिटल बन जाता है, अगर वो जनरल पर्पस जाता है तो वो रेवेन्यू, मतलब कैपिटल मतलब क्या, आप इसको बैलेंस शीट में लिखो, रेवेन्यू मतलब क्या है, इसको इनकम एक्सपेंस में, राइट, तो ये कैपिटल। नेक्स्ट 73 which of the following is the income statement for NPO, बेटा इनकम स्टेटमेंट का मतलब होता है पीएनएल, तो पीएनएल को हमने किससे रिप्लेस किया था एनपीओ में, इनकम एक्सपेंडिचर से, तो बस इनकम एक्सपेंडिचर आ गया। अगर ये फाइनल अकाउंट्स रहते रेगुलर प्रॉफिट मेकिंग एंटिटी रहता तो इसको हम वर्ड पीएनएल देते ट्रेडिंग में, राइट। नेक्स्ट अ सोशल क्लब रिसीव्ड सब्सक्रिप्शन वर्थ रुपीस 1,19,000 इन कैश ड्यूरिंग द ईयर 2024, मतलब ये रिसीव्ड है, सब्सक्रिप्शन कितना मिला, 1,19,000 मिल चुका है। एसेट इन द अमाउंट टू बी क्रेडिटेड टू इनकम एक्सपेंडिचर, इनकम एक्सपेंडिचर हम क्या करते थे, करंट ईयर आउटस्टैंडिंग ऐड करते थे, प्रीवियस ईयर आउटस्टैंडिंग लेस करते थे, तो वही दिया है। और ईयर सब्सक्रिप्शन ऑन 31st March 23 मतलब ओपनिंग, एंड 31st March 24 मतलब क्लोजिंग, तो हम क्या करेंगे, ऐड करंट ईयर मतलब 23 ऐड करेंगे और प्रीवियस ईयर वाला लेस कर देंगे, प्रीवियस ईयर वाला कितना है 70, 17 लेस कर, तो अल्टीमेटली 6 का डिफरेंस आया, आंसर कितना आ जाएगा 125, एंड ऑप्शन ए आंसर है। नेक्स्ट 75 रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट ऑफ एनपीओ इज द नेचर ऑफ, रिसीट्स एंड पेमेंट्स आइडियली आपके लिए कैश बुक, राइट, पैसा आया तो डेबिट गया तो क्रेडिट, तो बेसिकली वहां पे रियल रूल फॉलो होगा, डेबिट वर्ड कम्स इन एंड क्रेडिट वर्ड गोस आउट, इट इज अ रियल अकाउंट। नेक्स्ट ऑल रेवेन्यू रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर, बेटा रेवेन्यू का मतलब ही होता है जो ट्रेडिंग पीएनएल से रिलेट करेगा, एंड देयरफॉर ऑप्शन बी रेवेन्यू रिसीट्स, राइट, रेवेन्यू या पीएनएल, रेवेन्यू मतलब इनकम एक्सपेंडिचर, राइट, तो बेसिकली ट्रेडिंग पीएनएल में सब आता है। नेक्स्ट इफ ओपनिंग कैपिटल इज 18, क्लोजिंग कैपिटल इज 22, ड्राइंग इज 8, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ लॉस, तो आप बैलेंस शीट अप्रोच से भी जा सकते थे या छोटा सा कैपिटल अकाउंट बना लो। अगर आप कैपिटल अकाउंट बनाओगे, कैपिटल आपके लाइबिलिटी साइड में शो होता है, तो ओपनिंग बैलेंस यहाँ पर आएगा, ओपनिंग क्रेडिट में आएगा कितना 18 लाख, तो क्लोजिंग ऑटोमेटिक यहाँ चला जाएगा, कितना दिया है क्लोजिंग 20, ड्राइंग्स आपका कैपिटल कम करता है तो ये आ जाएगा 8, और अल्टीमेटली ये बच गया आपका करंट ईयर प्रॉफिट व्हिच इज 30 माइनस 18, 12, तो आंसर आ गया, राइट। आप बैलेंस शीट से भी जा सकते थे, आप ऐसे भी कर सकते थे, ये कैपिटल है, ओपनिंग एड नेट प्रॉफिट लेस ड्राइंग्स विल गिव मी क्लोजिंग, तो ऐसे भी कर सकते थे। ओपनिंग कितना दिया है 18, नेट प्रॉफिट आपको बैलेंसिंग फिगर निकालना है, ड्राइंग्स आपका 8 है, माइनस करेंगे और आंसर 22 आना चाहिए, तो बस ये आपका बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा, और बैलेंसिंग फिगर बराबर आपको 12 आएगा, चेक करें 18 प्लस 12 30, 30 माइनस 8 इज, तो 12 आंसर आ गया। नेक्स्ट 78 नोटिंग चार्जेस आर पेड बाय, पे कौन करता है, पे फिलहाल पेमेंट कौन करेगा, जिसके पास हाथ में बिल है, इन शॉर्ट होल्डर, तो होल्डर वाले तीन ऑप्शन आएंगे,
लेकिन अल्टीमेटली ये बेरिकस को बना जिसने एक्सेप्ट किया था द ड्रॉइंग, राइट? तो यहाँ पे अगर ड्रॉइंग वर्ड आता तो भी आंसर चलता, अगर एक्सेप्ट करे तो भी चलेगा। सो द आंसर इज बी। फिलहाल टाइम बिंग कौन पे करेगा? जिसके पास बेल होल्डर, और अल्टीमेटली बेयर कौन करेगा? जिसने एक्सेप्ट किया था। तो इन शॉर्ट एक्सेप्ट। नेक्स्ट, द अमाउंट ऑफ ईयरली डेप्रिसिएशन अंडर डब्ल्यूडीबी, ऑब्वियसली डब्ल्यूडीबी बोला है बेटा। जैसे मान लेते हैं एग्जांपल, अगर 1 लाख है तो पहले साल में अगर 10% डेप्रिसिएशन तो 10,000 हो जाएगा, वैल्यू कितनी हो गई? 90,000। अब डेप्रिसिएशन 90 पे आएगा तो आंसर कितना हो जाएगा? 9,000। अब वैल्यू हो जाएगी 81,000। अब डेप्रिसिएशन 81 पे आएगा तो 8,000 बनेगा। क्या मेरा हर साल डेप्रिसिएशन कम 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 होता जा रहा है? रेस, पहले साल में 10,000 आया, दूसरे साल में 9,000, फिर तीसरे साल में 8,100, सो इट डिक्रीजेस ईयर बाय ईयर। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू फॉर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग? अब ऑब्जेक्टिव्स हैं, अगर आप क्वेश्चन पढ़ोगे सारे ऑब्जेक्टिव्स प्रॉपर लग रहे हैं आपको, राइट? सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग होना चाहिए, डिटर्मिनेशन ऑफ ऑपरेटिंग रिजल्ट्स, मतलब मेरे प्रॉफिट लॉस आना चाहिए, एसेट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन मतलब बैलेंस शीट, तो सीधी बात है, ऑल ऑफ द अबव इज द बेस्ट आंसर। नेक्स्ट, इफ द इनकम्स आर 27,500 एंड देयर इज अ डेफिसिट ऑफ 2,600, अगर आपकी इनकम, अब जैसे अगर मैं इनकम एक्सपेंडिचर बनाऊं, आपका इनकम आ रहा है 27,500, आपका सरप्लस नहीं बोला, उन्होंने डेफिसिट बोला। अगर सरप्लस होता तो डेबिट में आता, लेकिन ये नहीं बोला, उसने डेफिसिट बोला, तो यहाँ पे आएगा डेफिसिट कितना है? 2,600। सीधी बात है, बाकी का एक्सपेंडिचर रहा होगा, तो एक्सपेंडिचर अगर आप करोगे टोटल तो आपका आंसर आ जाएगा 30,100, 30,100 ऑप्शन डी। मतलब आपके खर्चे ज्यादा थे तभी तो डेफिसिट आया। एक्सपेंडिचर 30,100 था, उसमें 27,500 आप इनकम माइनस करोगे तब जाके आपको डेफिसिट मिलेगा 2,600, राइट? सो द आंसर इज 30,100। नेक्स्ट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सन्डे क्रेडिटर्स एट द एंड ऑफ द ईयर व्हेन ओपनिंग सैलरी? अब बेसिकली क्रेडिटर्स का मैंने बोला है, तो इसका क्रेडिटर्स अकाउंट बना लीजिए आप। ये क्रेडिटर्स, क्योंकि क्रेडिटर्स मेरा लायबिलिटी है, इट इज अ क्रेडिट बैलेंस, तो ओपनिंग यहाँ पर आ जाएगा। कितना दिया है ओपनिंग? 19,000, ठीक है, 19,000। नेक्स्ट, कैश पेड, एक नॉर्मल पेमेंट की एंट्री क्रेडिटर्स टू बैंक, तो क्रेडिटर्स के डेबिट में हम लिखेंगे टू बैंक, कितना लिखेंगे? 54,800। डिस्काउंट रिसीव, एक नॉर्मल डिस्काउंट मिला है तो फायदा है, अपने डिस्काउंट को क्रेडिट करेंगे, क्रेडिटर्स को डेबिट करेंगे, तो क्रेडिटर्स टू डिस्काउंट, डिस्काउंट भी आएगा यहाँ पे कितना? 1,000। एंड क्रेडिट परचेज, एक नॉर्मल परचेज करने की एंट्री होती है, परचेज टू क्रेडिटर, परचेज के डेबिट में, क्रेडिटर्स के क्रेडिट में, यहाँ पे परचेज लिखेंगे कितना? 61,200। तो ये बच गया आपका क्लोजिंग, बस आप टोटल निकाल लीजिए, एक बार रोल कर लेंगे हम, तो ये आ जाएगा 19,000 प्लस 61,200 माइनस 54,800 माइनस 1,000, तो ये आ जाएगा 24,400, ऑप्शन डी, 24,400। ठीक है, नेक्स्ट, सो दिस वाज 82। नेक्स्ट पॉइंट 83, इन एन ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैश बुक, क्योंकि ओवरड्राफ्ट बैलेंस है, ऑल्दो द स्टार्ट पॉइंट इज कैश बुक, लेकिन हम क्या करेंगे? हम रिवर्स आते हैं, पासबुक से कैश बुक की तरफ आएंगे, क्यों? सिंस इट इज एन ओवरड्राफ्ट बैलेंस। अ चेक ऑफ 3655 डिपॉजिट इनटू द बैंक बट नॉट रिकॉर्डिंग कैश, हमने चेक जमा तो किया लेकिन कैश में रिकॉर्ड नहीं, मतलब एग्जैक्टली क्या हुआ? मान लेते हैं एग्जांपल, 10,000 मेरा बैलेंस है, 10,000 इसका भी बैलेंस है, ये कैश बुक है और ये पासबुक है, ठीक है, और हमने चेक डिपॉजिट किया, हमने डिपॉजिट किया तो सीधी बात है, यहाँ पे 3655 आना चाहिए और यहाँ पे भी 3655 आना चाहिए। अगर ऐसा होता तो सब सही चल रहा था, और क्योंकि ओवरड्राफ्ट है तो हमारा एरो इस तरफ रहेगा, पासबुक से कैश बुक आएंगे। प्रॉब्लम क्या हुआ? हमने डिपॉजिट किया और हम ही लिखना भूल गए, लिखा ही नहीं हमने, मतलब हमारे हिसाब से बैलेंस 10,000 दिख रहा है, लेकिन पासबुक के हिसाब से हो गया 13,655, तो 13 को 10 बनाने के लिए माइनस करना पड़ेगा, कितना? 3,655, तो ऑप्शन रहेगा डिडक्टेड बाय 3,655। नेक्स्ट, लाइफ मेंबरशिप फीस, लाइफ मेंबरशिप क्योंकि एक ही बार मिलता है, इट इज ऑलवेज ट्रीटेड एज अ कैपिटल रिसिप्ट। नेक्स्ट, सेल्स रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक वैसे तो नाम सब्सिडी होना चाहिए, बट सब्सिडी इज आल्सो पार्ट ऑफ जर्नल, राइट? तो उसको जर्नल ही बोलते हैं, स्पेसिफिक एंड जनरल लेजर, तो बेसिकली इसको हम जर्नल का पार्ट बोलते हैं, सब्सिडी सेल्स रिटर्न बुक। नेक्स्ट, CAS 7, अगर आपको ध्यान होगा, मेरे नोट्स आपने अगर अच्छे से पढ़े होंगे, कुछ ऐसे CAS थे जिसमें रेड मार्किंग किया था, मतलब इंपॉर्टेंट वाले मार्क किया, राइट? उसमें से एक ये भी था, CAS 7 इज ऑब्वियसली एम्प्लॉय कॉस्ट। नेक्स्ट, व्हिच मेथड ऑफ कॉस्टिंग इज एप्रोप्रिएट फॉर फार्मा, ये भी अगेन मेरे बुक में से था, फार्मा के लिए हम सबसे बेस्ट क्या लगाते हैं? प्रोसेस, क्योंकि फार्मास्यूटिकल में क्या होता है? मेडिसिन प्रोसेस होती है, एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस में गया, देन फाइनलाइजेशन होता है, देन पैकिंग होता है, राइट? बेसिकली वो प्रोसेस होता है। नेक्स्ट, इन केस ऑफ डैश कॉस्टिंग द मेन ऑब्जेक्टिव इज टू एसेटिंग कॉस्ट दैट हैव बीन इनकर्ड इन द पास्ट, अगर उसने बोल दिया पास्ट, पास्ट मतलब हिस्ट्री, राइट? सो इट बिकम्स हिस्टोरिकल कॉस्ट। नेक्स्ट, व्हिच इज एप्रोप्रिएट कॉस्ट यूनिट फॉर सीमेंट, बेटा सीमेंट मतलब क्या? वजन के हिसाब से, right? तो वजन के हिसाब से ऑब्वियसली टन में आना चाहिए, तो मीट्रिक टन इज द बेस्ट आंसर। नेक्स्ट, डैश इज द डिवाइस फॉर द पर्पस ऑफ ब्रेकिंग अप कॉस्ट, जब भी हम कॉस्ट को तोड़ते हैं ना बेटा, उसको यूनिट्स बोलते हैं, तो इसलिए हम उसको बोलते हैं कॉस्ट यूनिट, इनटू स्मॉलर सब डिविजन्स सुटेबल फॉर प्रोडक्ट्स और सर्विसेज, तो उसको कॉस्ट यूनिट कहा जाता है। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट बाय फंक्शन, अगर यहाँ नेचर या बिहेवियर रहता तो उसको हम बोलते हैं फिक्स्ड, सेमी एंड वेरिएबल, फंक्शन रहा तो ओवरहेड्स में बांट देना, फैक्ट्री ओवरहेड्स, एडमिन ओवरहेड्स, सेलिंग ओवरहेड्स, तो यहाँ पे फैक्ट्री का मतलब प्रोडक्शन कॉस्ट, एडमिन कॉस्ट, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ये सब हो गया, तो ये फंक्शन के हिसाब से, ठीक है। नेक्स्ट, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, ये हमारे खुद के इंस्टीट्यूट ने इशू किया बेटा, सो द
इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंट्स ऑफ इंडिया, बेसिकली मैं आपको एक बता दूं इसके अंदर, सीएमए इंस्टीट्यूट ने क्या किया, सीएएसबी बनाया, दैट इज कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बोर्ड, और ये बोर्ड फॉर्मुलेट करता है कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। तो आइडियली इशू किसने किया, तो हम आईसीएमआई लेते हैं, राइट। बेसिकली इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंट्स ने इशू किया, उसने क्या किया, उसने सीएएसबी बनाया और उसने अल्टीमेटली फॉर्मुलेट किया आपके स्टैंडर्ड्स, राइट। नेक्स्ट 93, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंटरी ऑफ फिनिश्ड गुड्स फ्रॉम द गिवन डेटा। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, बेसिकली उन्होंने कॉस्ट शीट का एक पार्ट बोला है, तो अगर आपको याद आ रहा होगा, सीओपी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एड ओपनिंग एफजी लेस क्लोजिंग एफजी should be equal to COGS। तो बेसिकली इसमें जो मिसिंग फिगर रहेगा वो निकाल लेना। तो यहाँ पे क्या दिया है, COGS दिया है 360, मैंने यहाँ लिख दिया 3,60,000। उसके बाद दिया है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, तो COP दे दिया 3,40,000। उसके बाद दिया है वैल्यू ऑफ ओपनिंग इन्वेंटरी, ओपनिंग दे रही है 180, और आपको क्लोजिंग पूछा है तो चेक कर लो, 340 प्लस 180 कितना हो गया ये, 340 प्लस 180 माइनस 360, तो ये आ जाएगा 160। तो बेसिकली आपका आंसर 160 माइनस होना चाहिए, right? So option B. Next, 94. Dash overheads are the cost incurred in handling a product service from the time it is ready for dispatch or delivery। बेटा डिलीवरी या डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो खर्चा रहता है उसको हम डिस्ट्रीब्यूशन ही बोलते हैं। नेक्स्ट, डैश कॉस्ट आर बाय नेचर हाइपोथेटिकल और नोशनल कॉस्ट। नोशनल कॉस्ट अगेन मेरी शीट में से क्वेश्चन था, कि जितने भी क्वेश्चन है कॉस्टिंग के लगभग जो मैंने एक 3-4 पेजेस के आपको कंसाइज करके दिया था उसके अंदर से आंसर था, राइट। तो अपने नोट्स अगर आपने अच्छे से रीड किए होंगे तो ये क्वेश्चंस एकदम कॉपी पेस्ट किए गए, इम्प्यूटेड। नेक्स्ट, चार्जेबल, अगेन जो चार्ज कर सकते हैं उसको डायरेक्ट, जो चार्जेबल नहीं रहता उसको डायरेक्ट बोलते हैं, राइट। सो बेसिकली इसका ऑप्शन डी आ गया। नेक्स्ट 97, डैश इज द वैल्यू ऑफ द बेस्ट अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन दैट वाज नॉट चूज। जब भी हम चूज नहीं करते हैं और वो बेस्ट था तो उसको हम बोलते हैं अपॉर्चुनिटी, ये लॉस हो गया, राइट। तो इसको हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोलते हैं, डी। नेक्स्ट, बैच कॉस्टिंग फॉलोड इन, जब भी बैच होता है बेटा तो हम क्या करते हैं, एक बैच बना, जैसे 10 बना लिए, 50 बना लिए, 100 बना लिए, तो यहाँ पे सबसे बेस्ट क्या रहेगा, टॉय मैन्युफैक्चरिंग इज द बेस्ट आंसर। अगेन ये भी मेरे शीट में आंसर था, मेरे नोट्स में, राइट। नेक्स्ट, वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट हमेशा पर यूनिट फिक्स होता है, और जो फिक्स कॉस्ट रहता है वो टोटलिटी में मतलब पीरियड में फिक्स होता है, राइट। तो इसका आंसर पर यूनिट। नेक्स्ट, डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट वेजेस दिया है, और फिर से आपको फैक्ट्री कॉस्ट पूछा है, फिर से आपको ये जो कॉस्ट है कॉस्ट शीट के हिसाब से चला गया। तो डायरेक्ट मटेरियल 2,32,000 आ गया, और डायरेक्ट वेजेस 2,05,000 आ गया। तो इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, प्राइम कॉस्ट। तो प्राइम कॉस्ट आ गया 232 437, ठीक है, 437। और इसमें हम फैक्ट्री ओवरहेड जोड़ देते हैं, तो फैक्ट्री ओवरहेड्स कितना बोला, 60% डायरेक्ट वेजेस, 2,05,000 का 60% जोड़ दो, तो 2,05,000 का हम 60% जोड़ देंगे, 2,05,000 इंटू 60%, तो ये आ रहा है 1,23,000। जब आप 123 ऐड कर दोगे इसके अंदर 437 में, तो आपको मिलेगा 560 विच इज द फैक्ट्री कॉस्ट, और वही आपका आंसर है, ऑप्शन ए। दैट्स इट, हो गए सारे क्वेश्चंस एकदम फटाफट से, राइट। सो आई होप आप लोगों ने ये वीडियो पूरा देखा है और सब आंसर्स आपके राइट ही आए होंगे, एक आध दो नहीं भी आएंगे टेंशन नहीं लेना, आराम से सोना, पास तो आप कंफर्म हो रहे हो, बिकॉज मेजॉरिटी क्वेश्चंस बहुत सिंपल से थे, सब अपने बुक में से थे, तो मेजॉरिटी क्वेश्चंस आपके करेक्ट ही आए होंगे ऐसा मैं एक्सपेक्ट करता हूँ, राइट। तो अच्छे से आप लोग अभी आपके वेकेशन एंजॉय कीजिए और जल्द ही जल्द हमारे साथ इंटरमीडिएट की तैयारी कीजिए। दैट्स इट टुडे।